इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहिब? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको। अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं को बोलचाल का ढंग भी जिस समय वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ आए और दो एक पैसे थे कि जब एडिकॉक के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकॉक ने उनकी पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकॉक को कहना पड़ता, उठो। कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हो गए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा था कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वे बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे कि जिनके पीछे अर्थ ही ना हो सकते थे, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्या वो का पंडित बखान गए। नवाब साहब ने कहा कि हमने और राइसों की तरह अपनी उम्र खेलकूद नवाब साहब ने कहा कि हमने और राइसों की तरह अपनी उम्र खेलकूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के सम्मान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैं इन से भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि इस समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपका भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा 26 तारीख को उत्सव के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी आई थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसीलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्होंने श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया। इस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया
कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मैम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों के लिए इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती कर हमें अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनके पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहरा रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरी के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चवर लिए और श्रीयुत के ऊपर करचौबे छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्मू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुंसिफ और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुंसिफ, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने 2 अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग की साटन की थी जिसके आगे लहरियादार सज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरियों के बीच में सुनहरे काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सी भी नीली साटन में मड़ी थी और हर एक के सामने झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थीं जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ 2 पॉलिटिकल अफसर भी थे। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी अधिकारी भी यहाँ बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उर्झा, महाराणा, उदयपुर, महाराव, राजा, अलवर, बूंदी, महाराज, राणा अलवार, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदपुर, नीम, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नाभानार, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेतु, टिहरी, रावा, जिगोना, टोरी, नवाब, टोक, फटौदी, मलेरकोटाल, लोहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार, कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरबी, पिपलौदा, जागीरदार, बलदेव, मीर, खैरपुर, महल, कादका, नंदगांव और जाम नमनगढ़। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक बार धनुष खंड के आकार की शैरिया चबूतरे की ओर बनी थी जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियाँ और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी
जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, राजस्व, समाचार पत्रों की संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई। ये 3000 के अनुमान हुए। किलार खां गोड्स, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बिहारी राज्यों की प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्वेत वायसराय के पीछे सरदार और राइसों की चौकियों की आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार थे। बांधी लेस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटनें भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के ऊपर जिन पर सुनहरी अमरियाँ कसी थी और कचौभी झूले पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख की अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देखा जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। प्रशासन अधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड और गवर्नर खड़े थे। 11:45 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची थी और धनुष खंड आकर के चबूतरों की सीढ़ियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी थी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गईं। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के गार्ड मास्टर का वस्त्र धारण किया। और आगे की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हैरल्ड लोगों ने अपनी चुड़ाइयाँ एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से गार्ड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राजसिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो गार्ड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड सब अब ऑनर की प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राजसिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आगमन के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुखबंदी चीफ हैरल्ड की आज्ञा की श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो 2 पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्यबंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़ी उच्च स्वर में से राजज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका फुल था यह है। महारानी विक्टोरिया, ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई है उनमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि
यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस सहयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी जिस पर राज्य की मुहर छपी रहे। और ऐसे एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और राजज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1909 को राशि 1809 को राशि 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया है। हमने यह पदवी ली है कि विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी सर्वधर्मरक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निजी अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अंतर पर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त की हमना ने अपने किए हुए राजज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझें बढ़ा लें। इसीलिए अब हम अपनी प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग सम्मत कर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन में भाषा में इंडिया एम्परेटिक्स, हिंदुस्तान की राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है या नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते हैं। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छप जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजज्ञा पत्र के अनुसार अब छपे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी, हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारी राज के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। जब चीफ हैरिल्ड राजज्ञा पत्रों को अंग्रेजी में पढ़ चुका था तो हैरिल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद थे 101 तोपों की सलामी हुई। 34 दो सलामी होने के बाद
बंदूकों की बाड़ी दागी गई और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के लिए अप्रिय प्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े लोग राजा लोग थे सभी खड़े हो गए।